और बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री योगी से मिले मंत्री ओपी राजभर। तो लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ से मंत्री ओपी राजभर ने मुलाकात की है। सीएम आवास पर भेंट कर आशीर्वाद लिया। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, मुख्यमंत्री योगी से मंत्री ओपी राजभर मिले हैं। सीएम से लोकसभा चुनाव की तैयारी पर विस्तार से चर्चा की, विभाग के कार्यों पर भी चर्चा हुई और मार्गदर्शन लिया। ओपी राजभर के साथ अरविंद राजभर भी मौजूद रहे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, विभाग के कार्यों पर चर्चा हुई और मार्गदर्शन इस दौरान ओपी राजभर ने लिया। लखनऊ से जानकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ओपी राजभर मिले हैं और सीएम आवास पर आशीर्वाद हासिल किया है। तो लखनऊ से जानकारी सामने आ रही, विभाग के कार्यों पर चर्चा हुई और इस दौरान जो ओपी राजभर ने सीएम योगी से मुलाकात की है। ओपी राजभर के साथ साथ अरविंद राजभर भी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री के आवास पर यह मुलाकात की गई है। लखनऊ से जानकारी सामने आ रही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ओपी राजभर ने मुलाकात की है। अरविंद राजभर भी उनके साथ मौजूद रहे। बताया जा रहा है, लोकसभा चुनाव को लेकर इस दौरान बातचीत की गई, मंथन किया गया। तो लखनऊ से जानकारी, सीएम आवास पर भेंट कर आशीर्वाद लिया और मंत्री ओपी राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है सीएम आवास पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से कृष्णा मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कृष्णा, मुख्यमंत्री आवास पर जो है मंत्री ओपी राजभर ने सीएम से बातचीत की है, मुलाकात की है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए जूही, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय जो है मुलाकात का दौर जारी है। मुलाकात जिस तरीके से जो है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, उसके बाद जो प्रदेश के तमाम जो बड़े नेता हैं वो अपने हाईकमान और अपने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। आज जो है भारतीय सोहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जो है मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और जो है मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद लिया। ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर अपने एक्स पर ट्वीट करके लिखा है कि आज जो है हमारी मुलाकात जो है सूबे के जो मुखिया हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे हुई है और चुनावों को लेकर भी चर्चा की गई है। ओम प्रकाश राजभर ने यह भी बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा जो है साथ है और पूरा आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। और अगर बात करें जो है लोकसभा चुनाव की, तो जो लोकसभा चुनाव है घोसी जो सीट है, घोसी सीट ओम प्रकाश राजभर के हिस्से में आई है। तो ओम प्रकाश राजभर के साथ जो उनके बेटे हैं अरविंद राजभर, आज उन दोनों लोगों ने जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और जो नाराजगी थी ओम प्रकाश राजभर की वो भी दूर होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पे ये कहा था कि अगर उनको जो है मंत्री पद का शपथ नहीं दिलाया जाएगा तो इस बार वो होली नहीं जो है मनाएंगे। इस बार की जो होली है उनकी वो नहीं मनाई जाएगी, ना उनके पार्टी का कोई कार्यकर्ता होली मनाएगा। तो अब जो ये उनकी जो मुलाकात हुई है, जो उनके विभाग का जब उनको विभाग मिला है, जब उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश के काबीना मंत्री पद का जो शपथ लिया है, उसके बाद पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की है। जी कृष्णा, बात करें तो अब जो है सीएम योगी से उन्होंने नाराजगी अपनी कहीं ना कहीं दूर कर दी है। जैसा कि पहले भी उन्होंने कहा था कि अगर मुझे मंत्री पद मिलता है तभी मैं जो है होली मनाऊंगा, लेकिन अब राजपाट मिल गया है और उन्होंने घोषी से जो है अपने बेटे को उम्मीदवार भी बनाया है। तो क्या लगता है अब आगे किस फॉर्मूले पर काम करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उन्हें जीत का मंत्र भी दिया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें साफ तौर पर आश्वस्त किया है। और आज उनकी जो मुलाकात हुई है वो मुलाकात काफ़ी, जो जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने अपने एक्स पर ट्वीट किया है, तो वो मुलाकात काफ़ी उनकी सुखद रही है। तो ऐसे में जो है जीत का मंत्र भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर को दिया है। और उनके साथ जो घोसी विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं अरविंद राजभर, उनके बेटे हैं, वो भी साथ में थे। उन्होंने भी जो है सूबे के मुखिया से आशीर्वाद लिया है और आशीर्वाद लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि अब जो उनकी नाराजगी थी, जो भारतीय जनता पार्टी और जो ओम प्रकाश राजभर के बीच जो नाराजगी थी, वो नाराजगी बिल्कुल अब खत्म होती दिखाई दे रही है। जी, बात करें तो अब जो है चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है, प्रत्याशियों की भी लिस्ट सामने आ चुकी है और हाल ही में बात करें तो ओपी राजभर ने खुद को पावरफुल बताया था कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के बाद अगर कोई पावरफुल है तो वो मैं हूं। क्या उसको लेकर भी इस दौरान उन्होंने सीएम योगी से बातचीत की है?
देखिए, ओम प्रकाश राजभर लगातार जो है अपने आप को उत्तर प्रदेश में दूसरा चेहरा बताते हैं। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि पूरे प्रदेश में उनका वोट बैंक है और पूरे प्रदेश की जितनी भी लोकसभा सीटें हैं, जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, सब पर उनका हस्तक्षेप है। तो वो लगातार अपने आप को ये कहीं साबित नहीं होना देना चाहते हैं कि वो कहीं कमजोर हैं। इसी क्रम में जो वो एनडीए के साथ आए हैं और एनडीए ने उनको एक सीट भी ऑफर किया है। जो सीट उनको ऑफर की गई है वो घोसी लोकसभा की सीट है, उस पर उन्होंने अपने बेटे को प्रत्याशी भी बनाया है। और ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा है कि उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि अब जो आने वाला जो समय होगा वो हम जो है अपने क्षेत्र में बिताएंगे और अपने क्षेत्र की जनता के बीच में जाएंगे। और 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी, बात करें तो अब जो है चुनावी दौर है और लगातार पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता अपने आला जो नेता है उनसे या मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। अब अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, इसको लेकर क्या तैयारियां की जा रही है, किस रणनीति के तहत जो एनडीए है इनमें जो सभी दल है किस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं? अगर बात करें रणनीति की तो आज से जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूथ सम्मेलन का भी कार्यक्रम शुरू कर दिया है और वो अपने बूथ स्तर पर जो उसके पदाधिकारी हैं, जो उसके कार्यकर्ता हैं, जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और अपने जो उनके नेता हैं उनके नेताओं को भेजकर और लगातार जो उत्तर प्रदेश के जो बड़े नेता हैं उनकी जनसभाएं भी लगना शुरू हो गई हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने उन्नाव से इसकी शुरुआत कर दी है। साक्षी महाराज ने भी आज जो है बूथ सम्मेलन किया। तो तमाम जो ऐसे कार्यक्रम है वो भारतीय जनता पार्टी जो है किसी तरीके से किसी इन चीज़ों में कोई पीछे नहीं रहना चाह रही है और लगातार जनता के संपर्क में बने रहना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है उस काम को लेकर हम प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे और प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और उसी आशीर्वाद के सहारे हम जो है 2024 कृष्णा, अगर हम घोसी सीट की बात कर ले तो वो जो है ओपी राजभर के खाते में यानी सुभाषपा के हिस्से में है और अब अगर वहां से उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया गया है तो उनके लिए यहां से जीत हासिल करना कितना चुनौतीपूर्ण होगा? जो अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो वो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उसमें 6 ऐसी जो है सीटें हैं जो अलग, एक सीट अपना दल, 2 सीट जो है अपना दल को दी गई है, 2 सीट, और एक सीट निषाद पार्टी और एक घोसी जो है वो जो है भारतीय सोहेलदेव समाज पार्टी को दी गई। तो भारतीय सोहेलदेव समाज पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने साफ किया है कि जो घोसी लोकसभा सीट है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी कार्यक्रम लगेंगे और घोसी लोकसभा सीट से जो उनके बेटे हैं अरविंद जो है राजभर उनको जीत जो है मिलेगी। जी कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते आगे, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 का पेपर लीक होने की खबर सामने आई है। झारखंड के अलग अलग जिले में अभ्यर्थी 11वीं जेपीएससी पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं। चतरा, जामताड़ा और धनबाद में जेपीएससी 11वीं परीक्षा का पेपर लीक को लेकर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया, जिसके साथ ही धनबाद के 2 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल मचाते हुए दूसरी पाली की परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। हम लोग को 9:40 में घुसाया गया, 9 बजे यहाँ पे था रिपोर्टिंग टाइम। 9:40 में घुसाने के बाद हम लोग का कुछ भी चेक इन नहीं किया गया। हर सेंटर में फिंगर लिया जाता है, आधार कार्ड देखा जाता है, फोटो देखा जाता है, थोड़ा सा भी गलत होने पर भी नहीं घुसने मिलता है। यहाँ का यदि कोई चोर भी जाकर के बैठ के एग्जाम देगा तो निकल सकता है, हम लोग जा सकते हैं। और बाद में फिर यहाँ 5 लड़की जो घुसी, जिस सारे स्टूडेंट प्रमाण है और जो भी हुआ, लेकिन हम लोग एग्जाम नहीं देना चाहते तो क्यों फोर्स क्यों किया जा रहा है? हम लोग का भविष्य खराब होगा, हम लोग को फोर्स ना किया जाए, हम लोग जा सकते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो को कहा जा रहा है कि जामताड़ा का है, तो हम लोगों ने इसके लिए एसआईटी का गठन किया और अविलंब जांच प्रतिवेदन की मांग की। उसके बाद सब चीज़ क्लियर हुई। मैंने कहा कि हम लोगों ने एसआईटी गठित किया है, उसका आउटकम आने दीजिए, उसके बाद ही बता पाएंगे कि क्या है क्या नहीं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से अजय कुमार पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, क्या अपडेट है? 11वीं जेपीएससी परीक्षा का पेपर लीक मामले की जो खबर है उस पर लगातार हंगामा जो अभ्यर्थी कर रहे हैं, इसको लेकर अभी क्या जानकारी मिल रही है? इस मामले को लेकर के जेपीएससी जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दिया कि इसकी हम जांच कराएंगे। जो भी वीडियो वायरल हुई है, जो भी चीजें सामने आई हैं उसकी हम जांच करवाएंगे और निश्चित रूप से जांच के बाद जो भी संदर्भ में जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वे सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मामला यहाँ तक नहीं रुकता है कि आखिर
तेज हो गई है। कई विपक्ष जो है जो हमलावर है लगातार इस पर हमला कर रहे। केंद्रीय मंत्री ने कल ही ट्वीट करके कहा है, अर्जुन मुंडा ने, कि राज्य के साथ खिलवाड़ जो है राज्य सरकार बंद कर दे। अब ये इनकी दुर्भाग्य है कि हमेशा वो एग्जाम को लेकर के उनके भविष्य का खिलवाड़ राज्य सरकार कर रही है। तो कहीं न कहीं सियासत तेज है, लोकसभा चुनाव है, ऐसे में प्रश्न पत्र जेपीसी का लीक होना एक बड़ा मुद्दा बन सकता है और युवाओं का जो युवा वर्ग का जो वोटर्स हैं उन पर प्रभावित कर सकता है। मतलब वो नाराज हैं और इस प्रकार से जो राज्य में युवाओं को लेकर के जी अभय, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि परीक्षार्थी जो है साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि 9 बजे का समय था एंट्री की, लेकिन उन्होंने 9:40 पे एंट्री कराई और अब जो है वहां ये भी ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह की ना कोई चेकिंग की गई, सीधे उन लोगों को जो है अंदर पास होने दिया गया, कोई चेकिंग। जबकि अगर हम बात करें परीक्षा की तो इस दौरान काफी सख्ती होती है। जी बिल्कुल, ये मामला एक्चुअली धनबाद के 2 सेंटरों का है। जब जो परीक्षार्थी जो थे जो जिनको एग्जाम देना था उनसे निर्धारित समय के पहले ही कई जो विद्यार्थी हैं जिसमें जिसकी संख्या जो बताई जा रही है सूत्रों के अनुसार 4 से 5 से अधिक जो संख्या की परीक्षार्थी थे वो निर्धारित समय के पहले ही वो जो एग्जामिनेशन हॉल है वो जा चुके थे और वो उसके बाद बाकी लोगों को एंट्री दी गई है। तो ये बात जैसे ही छात्रों को मिला और ये बात चीजें उन तक आज तो वो हंगामा शुरू कर दिया उन्होंने और उनका हंगामा वो हालांकि सरकार और वहाँ जगह स्थानीय पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल इस मामले पर कोई भी मन नहीं माने और लगातार इस प्रकार से राज्य में जो भी नियुक्ति को लेकर के गड़बड़ियां होती रही है। जी, क्या अभी अभ्यर्थियों का जो हंगामा है वो शांत हो चुका है या अभी भी जारी है? नहीं देखिए, अभी ये देखिए मामला कल एग्जामिनेशन था, कल दिन भर राज्य में विभिन्न जगहों पे छात्रों का आंदोलन चलता रहा। जो परीक्षार्थी जो केंद्र थे परीक्षार्थी वहां रहा, लेकिन आज ऐसी कोई चीज राज्य में नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से आने वाला समय जो छात्र संगठन है, छात्र से संगठन से आजसू पार्टी है, निश्चित रूप से सड़क पर आंदोलन करेगी क्योंकि चुनावी माहौल है। ऐसे में वो बिल्कुल चीजें। जी अजय, हमने हाल ही में देखा हरियाणा से भी ऐसे ही चौंकाने वाली परीक्षा के दौरान की तस्वीरें आई थी जहां लोग लटक कर जो है परीक्षा और पेपर लीक की बातें जो है कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें अब झारखंड में भी यही ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। कहां कमी रह जा रही है, कौन है इसका जिम्मेदार? जी देखिए, अपने पिछली बार देखा होगा 3 से तीसरे दिन पहले बिहार में शिक्षक की प्रारंभिक परीक्षा थी और वो प्रारंभिक परीक्षा में राज्य हजारीबाग जिले में 300 से अधिक परीक्षार्थियों को जो परीक्षा होनी थी उनका प्रश्न पत्र उनको मिल गया था और उनका एक्सरसाइज किया गया था। और ये आपको पता जानकारी हो कि उस जो भी उसमें 5 लोग संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं और 313 छात्रों की गिरफ्तारी हुई। यानी राज्य के देश का सबसे बड़ा स्कैम जो किसी भी राज्य में परीक्षा को लेकर के 313 छात्र जो हैं की गिरफ्तारी हुए। ये बिहार का मामला और वो प्रश्न पत्र झारखंड में ही हुआ, वो हजारीबाग जिले में जो परीक्षार्थी जो है वह एक होटल में 3-4 स्थानीय होटल में बैठ करके वो सॉल्व कर रहे थे। तो ये इसका बड़ा खुलासा हुआ है कि कहीं कहीं राज्य में इस प्रकार की भविष्य का खिलवाड़ किया जा रहा है। और जो राज्य सरकारें हैं, ये पिछली सरकारें में भी ऐसी गलतियां हुई थी, लेकिन उसका सबक इस सरकार ने भी नहीं लिया है। जी, लेकिन बात करें इसके पीछे श्रेय कौन दे रहा है, क्योंकि लगातार जो है इस तरह के अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीरें आ रही है। इसके अलावा ये भी बताया जाए कि जो पेपर आ रहे हैं वो सील नहीं हो रहे, पहले ही उसको ओपन कर लिया जाता है। देखिए, ये राज्य जो एजेंसियां हैं, राज्य सरकार जो मापदंड परीक्षा लेने के लिए जो एजेंसियां को चयनित करती है वो कोलकाता के अधिकांश, मुंबई और दिल्ली के ही लगभग हैं। तो ऐसे में जो उनको जो ठेका दी जाती है, उनको जो टेंडर दिया जाता है, उनके माध्यम से ये चीजें होती है। आपने पीछे देखा होगा कि जेएसएससी का जो मामला का प्रश्न पत्र का जो लीक हुआ था, तो वो विधानसभा सचिवालय के अवर सचिव के यहाँ से चीजें बरामद हुई, एडमिट कार्ड बरामद हुए, वहां से चेक बरामद हुए, मुहर बरामद हुए, पैसेज बरामद हुए। तो ये कहीं न कहीं सरकार के जो संदर्भ में से जो लोग हैं, जो सत्ता रसूख के रखने वाले, जो सरकार के रोजगार वाले लोग हैं, वो किसी न किसी रूप में इस प्रश्न पत्र का जो लीक का मामला है उन्हीं के द्वारा से जोड़ है। हालांकि ये पर्दे में रहता है, यह चूंकि अभी तक कार्रवाई, चूंकि इससे पहले भी राज्य में करीबन अभी तक में 6 से अधिक जेपीसी के मामले में अभी मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन अभी निष्कर्ष क्या हुआ?
राज्य में लगभग 13 से अधिक साल हो गए परीक्षाओं में, द्वितीय में हुआ, 5वीं में हुआ और 8वीं में हुआ, 11वीं में हुआ, लेकिन अभी तक वो सरकार अभी तक उस पर जांच ही चल रही है। तो ये मामला अभी तक परख नहीं हो गया। तो निश्चित रूप से सरकार के किसी न किसी के भी कोई ऐसे लोग हैं तो जो इस मामले को प्रश्न पत्र लिख करके मामले में सुलझे हैं। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और नोएडा से खबर सामने आ रही है, एल्विश यादव की बड़ी मुश्किलें। नोएडा जिला कोर्ट में आज नहीं होगी कोई सुनवाई, तमाम वकील है स्ट्राइक पर। एल्विश के वकीलों को खाली हाथ लौटना पड़ेगा वापस। तो नोएडा से यह जानकारी सामने आ रही है। यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही। नोएडा जिला कोर्ट में आज कोई सुनवाई नहीं होगी, एल्विश के वकीलों को खाली हाथ लौटना पड़ेगा। और वहीं बताया जा रहा है कि तमाम वकील जो है स्ट्राइक पर है और इसको लेकर जो है आज जिला कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी। तो एल्विश यादव के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई लगातार दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि तमाम जो वकील है वो स्ट्राइक पर है और इसके चलते जिला कोर्ट में आज किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं होगी। और ऐसे में एल्विश यादव के मामले पर भी सुनवाई नहीं होगी, उनके वकील को खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। तो नोएडा से सामने आ रही है खबर, जहां बताया जा रहा है कि एल्विश यादव के वकील आज फिर से खाली हाथ वापस लौटेंगे। जिला कोर्ट में किसी भी तरह की आज सुनवाई नहीं होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से नितिन चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। नितिन, अब एक बार फिर से बताया जा रहा है यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज जिला कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी। देखिए जी, बिल्कुल जिस तरीके से गौतम नगर में एल्विश यादव का मामला काफी चर्चित चल रहा था। बता दें कि जिस रेप पार्टी में साफ का जो है वो जहर का जो है सप्लायर था, लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से नोएडा पुलिस ने उतनी कामयाबी हासिल हुई है कि एल्विश यादव को जो है कल गिरफ्तार कर लिया गया था। कल ही कोर्ट में पेश करने की जगह साथ साथ उसको जो है जेल भेज दिया गया था। लेकिन बता दें कि लगातार इसको देखे जाते हैं कि जिस तरीके से रेप पार्टी में सांपों का व्यापार एल्विश यादव कर रहा था और उसके जो जहर प्रजाति के जो कोबरा सांप थे उनका जो है जहर निकाल के बेचा करता था। लेकिन उसके बाद लगातार कल पुलिस को जिस तरीके से पूछताछ की गई, जिस तरीके से इसके खिलाफ जो सबूत थे वो सबूत इकट्ठे किए गए थे। लेकिन बात की बताई जाए लगातार इसमें एल्विश यादव के मामले को देखते हुए कल जो है कोर्ट में पेश करने की जगह पुलिस जो है उसे कल जो है जेल पहुंचा दिया था। लेकिन उसके बाद लगातार इसके मामले की सुनवाई को लेकर जिस तरीके से आज इसके वकील को जो है दोबारा से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद लगातार एल्विश यादव की जो मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जी नितिन, अगर बात करें वकीलों की तो बताया जा रहा है कि सभी वकील जो इस समय स्ट्राइक पर है। क्या वजह है इसके पीछे की और कब तक जो है एल्विश यादव के वकील अभी इसको लेकर मामले में कोर्ट में जो है हाजिरी नहीं जमा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से वकीलों की जो हड़ताल है वो काफी दिन से चल रही है। लगातार उनकी मांगे भी जो है पूरी करने को लेकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लेकिन जिस तरीके से एल्विश यादव के एडवोकेट को आज फिर से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, उसके बाद पुलिस की तरफ से बात की जाए तो पुलिस जो है पूरे मामले से इसको लेकर जो है छानबीन कर रही थी और लगातार तो एल्विश यादव के खिलाफ जितने भी मुकदमे थे उनको देख रही है, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लगे। लेकिन आज फिर से जिस तरीके से उन्होंने अपने एडवोकेट को जो है पुलिस के द्वारा जो है 14 दिन की जो है उसे न्याय हिरासत में भेज दिया गया था कल ही। तो लेकिन उसके बाद जब उनके वकील आज पेशी के लिए गए तो लेकिन उनको फिर दोबारा से जो है खाली हाथ लौटना पड़ा। जी, और बात करें अगर हम एल्विश यादव की तो क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है इस अपने स्वीकार कर लिए जो कि सांपों के जो जहर का मामला है उसमें अपनी गलती को उन्होंने स्वीकार किया। इसके अलावा और क्या कुछ खुलासा किया गया पूछताछ में? देखिए, बात की जाए जिस तरीके से जो है रेप पार्टी का मामला सामने आया था, जब एल्विश यादव थाना 49 में इसके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी, तो लेकिन उसके बाद लगातार एल्विश यादव ने सोशल मीडिया पे अपनी एक वीडियो बना के डाली थी कि आखिरकार मेरे को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन जो इस मामले की छानबीन कर रहा था। लेकिन आज फिर से जिस तरीके से कल एल्विश यादव को बुलाया गया था पूछताछ के लिए, उसको जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी पुलिस। तो लेकिन उसके बाद पूछताछ करने के बाद कल एल्विश यादव को सेक्टर 135 से गिरफ्तार किया गया है। वहां पर जो है पार्टी में आया था, लेकिन उसके बाद लगातार 49 थाने के जो है सच्चों थे उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया था एल्विश मामले को लेकर। लेकिन उसके बाद लगातार नोएडा के थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा जो है इसकी जांच कराई जा रही थी पूरी तरीके से। इस तरीके से नोएडा की जो कमिश्नर लक्ष्मी सिंह उनके द्वारा ये जांच के आदेश दिए गए थे। लेकिन उसके बाद जब ये जांच पूरी हो गई थी, जांच होने के बाद लगातार इस मामले की जो छानबीन से लगातार की जा रही थी। जिस तरीके से नोएडा पुलिस पे जो है आरोप भी लगाया गया था कि आखिरकार पुलिस जो है झूठे मामले में एल्विश यादव को फंसाना चाह रही थी। लेकिन बात की जाए जिस तरीके से पूरे सबूतों के तौर पर सबूत इकट्ठा करने के बाद लगातार
पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल में लगी हुई थी। तो लेकिन उसके बाद जब एलविस यादव के खिलाफ मामले जो मेरा सबूत मिल गए, तो उसके बाद एलविस यादव को दोबारा से नोएडा बुलाया गया था पूछताछ के लिए। लेकिन उसके बाद एलविस यादव उस समय भी मना कर रहे थे। लेकिन आखिरकार जिस तरीके से पुलिस ने जो है चार्जशीट दाखिल की, और चार्जशीट दाखिल होने के बाद लगातार पुलिस इस मामले में जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।